हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं संकल्प क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आज मध्यकालीन भारत का आपके सल्तनत काल का तुगलक वंश के बारे में पढ़ाने के लिए लेकर आया हूं टॉपिक। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे खिलजी वंश के बारे में, और उससे पहले आता है दास वंश। तो खिलजी वंश और दास वंश को हम लोग देख चुके हैं। अब बारी हम लोग का तुगलक वंश के बारे में पढ़ने के लिए। आइए इसको समझेंगे। इतिहास ऐसा चीज है जिसको कहानियों के माध्यम से हम लोग समझेंगे तो ज्यादा दिन तक हम लोग को याद रहेगा। तो इसलिए इसको समझ के पढ़ना है और याद भी कर लेना है, रट्टा नहीं मारना। इतिहास को जब रट्टा मारने चलिएगा तो आपको कभी जीवन में याद नहीं होगा। तो इसलिए इसको समझ के पढ़ेंगे, एक कहानी की तरह इसको पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं तुगलक वंश। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि तुगलक वंश का जो शासन रहता है कब से कब तक रहता है। तो आपका जेनरली तौर पर 1320 से लेकर 1398 तक रहता है, और कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको मिल जाएंगे 1414 ईस्वी तक। लेकिन 1398 के बाद जो 1414 का जो आता है शासन, उसके बारे में आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। मैं जो पूछे जाते हैं प्रश्न आपका तुगलक वंश के बारे में, वो 1320 से लेकर 1398 तक। तो आइए इसके स्थापना के बारे में, कौन इसके संस्थापक है, कौन कौन से इसके प्रमुख शासक है, इसको हम लोग देखेंगे इस कहानी के माध्यम से। आइए गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक शासन करता है। 5 वर्ष के लिए आता है शासन में, और गयासुद्दीन भी इस वंश का संस्थापक रहता है। इसका जो नाम है गाजी मलिक ने इस वंश की स्थापना की, और इसका एक और नाम है गयासुद्दीन। तो एग्जाम में आपके ये दोनों नाम से क्वेश्चन आ जाएंगे। कहीं कहीं आपका गाजी मलिक लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपका गयासुद्दीन तुगलक मिला हुआ रहेगा। तो आप लोगों को देख लेना है कि कौन सा है। तो दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, गाजी मलिक और गयासुद्दीन तुगलक, एक ही नाम से प्रसिद्ध है दोनों। उसके बाद अब इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसने सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। तो इसने भी सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था, लेकिन उसने क्या किया था, जो जमीन दान में दी गई थी उसे छीन लिया गया था। लेकिन यहाँ पर वो खालसा के रूप में प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर क्या किया था, सैन्य व्यवस्था को तो लागू करा, लेकिन पुनः भूमि जो दान में छीन लिया गया था उसे जमींदारों को क्या कर दिया गया, लौटा दिया गया, कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, मंगोलों का आक्रमण आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ाए तो पिछले क्लास में हम आप लोग को कि खिलजी वंश में भी आता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 बार मंगोलों का आक्रमण होता है। उसके बाद जब तुगलक वंश का शासन रहता है गयासुद्दीन तुगलक का, तो इस समय भी आपको मंगोलों का आक्रमण भारत पर आते रहता है। यदि सबसे अधिक बार आक्रमण किया है मंगोलों ने गयासुद्दीन तुगलक पर, तुगलक वंश में ही किया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने 29 अवसरों पर मंगोलों से संघर्ष किया और इसे भारत से बाहर रखा। उसके बाद इससे जीतने के बाद, भारत को बाहर से रखने के बाद, वह मलिक उल गाजी का उपाधि धारण करता है। मलिक उल गाजी का उपाधि धारण करता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बनता है कि मलिक उल गाजी का उपाधि धारण करने वाला सल्तनत काल का कौन राजा था या कौन शासक था, तो मलिक उल गाजी था। उसके बाद आगे आते हैं, वह प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि सल्तनत काल के कौन से शासक थे जिसने नहरों का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए था। किनका नाम आएगा, गयासुद्दीन तुगलक का। उसके बाद यह तुर्क मुसलमान था। यह तुर्क मुसलमान का मतलब कि सबसे लास्ट तक चला था तुगलक वंश। इससे पहले हम लोग पढ़े थे गुलाम वंश या दास वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश। तो ये सभी के सभी तुर्क मुसलमान थे। हालांकि इसकी जो माता थी वो जाट के जाति से रिलेशन था इसका। उसके बाद और आगे ये तुगलकाबाद नामक शहर की इसने स्थापना करवाया था। अब इसका गयासुद्दीन का शासन काल 1320 से 25 तक जो रहता है एक कैसे खत्म हुआ, जरा सा एक नजर इसको देखते हैं। तो इसने 1325 ईस्वी में बिहार और बंगाल के
भ्रमण पर निकला था और वहां से बिहार बंगाल का विजय अभियान लेके जब वापस दिल्ली लौट रहा था तो उसका बेटा, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक मतलब कि जीत के आने की खुशी में उसने एक भव्य समारोह बनाया था उनके स्वागत के लिए। लकड़ी का एक महल था और उसी में क्या हुआ, लकड़ी के महल में स्वागत करने के लिए आया तो जब वो बैठा गयासुद्दीन तुगलक तो ऊपर से क्या होता है, बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उसके सर पे गिर जाता है और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक का। इस तरीके से आपका 1320 से 1325 तक आपका इसका शासन रहा और 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बोला जाता है कि यह एक साजिश के तरह इसे मारा गया था। कुछ लोग बोलते हैं उसका जो बेटा है सत्ता के लिए उसके साजिश के तहत मारा गया था, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर सत्ता फिर बदल गए थे। चलिए, तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद अब कौन बनता है, तो उसका पुत्र, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासन रहता है 1325 से लेकर 1351 तक। आइए इसके बारे में जरा सा देखते हैं। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध है और 1325 ईस्वी में शासन पर बैठा था इसने। यदि बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक का, इसका शॉर्ट नाम रखते हैं दोस्तों हम लोग एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। यह जो पूरे सल्तनत काल का सबसे मतलब कि पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सबसे समझदार व्यक्ति भी था, लेकिन पढ़ा लिखा होने के कारण भी इस सल्तनत काल के इतिहास में इसको मूर्ख शासक, ठीक है, असफल शासक इसे बोला गया है। लेकिन क्यों बोला गया है, आइए देखते हैं। आइए, इतिहास में वह एक बुद्धिमान एवं मूर्ख शासक के रूप में क्या है प्रसिद्ध है। यदि क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को कि मूर्ख शासक के रूप में किसे जाना जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, या शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एमबीटी। इसने अपने आगे मूर्ख कैसे बना, मूर्ख बना नहीं, ये मतलब कि बुद्धिमान था, लेकिन हुआ क्या था, मतलब कि जो 2 साल बाद करना है, मतलब कि आगे का जो काम करना हो वो अभी करना चाहता था, एडवांस, ठीक है, लेकिन जो भी काम करते थे वो असफल हो जाता था इनका। तो 5 अभियान चलाया इसने, मतलब कि न्यू मतलब कि जनरेशन में ले जाने के लिए, लेकिन हुआ क्या, उसका अपोजिट हो जाता है। आइए जरा देखते हैं क्या होता है। 5 अभियान टोटल चलाया। सबसे पहले कर वृद्धि, मतलब कि टैक्स में क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, 1/2 कर दिया वृद्धि टैक्स में। तो अब जो हुआ ये भी आपका असफल हो गया। कैसे असफल हो गया, यह जो था द्वाब क्षेत्र चुना था। द्वाब क्या होता है, तो 2 नदियों का जो मिलन का जो मतलब कि जमीन होता है उसको क्या कहते हैं, द्वाब क्षेत्र, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि उपज अच्छा होता है, तो उस क्षेत्र को चुना और वहां पे 1/2 टैक्स लिया। लेकिन होता उसका अपोजिट है, वहां पर अकाल एवं महामारी फैल जाती है। अब ये जबरदस्ती किसानों से हासिल करना चाहता है टैक्स। अब जब अकाल पड़ गया और महामारी फैल गया तो कहां से आएगा, उपज होगा ही नहीं, तो टैक्स कहां से आ जाएगा। चलिए, एक काम इसका असफल हो गया। उसके बाद राजधानी परिवर्तन करता है 1327 में। अब ये क्यों करता है, वह दिल्ली से देवगिरी ले जाना चाहता है। तो एक इतिहासकार है बर्नी, एक इतिहासकार है बर्नी। तो बर्नी ने क्या बोला कि दिल्ली से देवगिरी इसलिए ले जाना चाहता है कि देवगिरी जो है केंद्र में है और केंद्र में जाकर पूरे आपका सत्ता आसानी से चलाएगा, दिल्ली से इसलिए दूर जाना चाहता है। एक मोरक्को इतिहासकार थे, वो बोलते थे कि इसलिए दिल्ली से देवगिरी ले जाना चाहते हैं कि वो जो है मतलब कि वहां के जो उसके दरबारी लोग हैं, नगर के जो आदमी हैं, उसको भांति भांति गालियां लिख के भेजते थे चिट्ठी में, इसलिए वह दिल्ली से देवगिरी जाना चाहता था। लेकिन दिल्ली से देवगिरी तो गया, लेकिन जाना चाहिए था उसको अपने और राज दरबारियों को लेकर, लेकिन वह चल गया बहुत सारे मतलब कि टोटल नगरवासियों को लेकर चल गया कहा, देवगिरी। अब हुआ क्या कि यहाँ पर इसका जनसंख्या जो है अट नहीं पाया और फिर से वापस आता है कहा, दिल्ली। तो ये भी आपका क्या हो गया, असफल हो गया इसका काम। फिर उसके बाद क्या होता है, सांकेतिक मुद्रा चलाता है। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आज का जो हम लोग का नोट है, जो पैसा है, रुपया है, वो सांकेतिक मुद्रा है। जैसे 100 रुपए का नोट है, उसके बाजार में बेचने जाएंगे तो 100 रुपए में वो नहीं बिकेगा, एक संकेत कर रहा, सांकेतिक मुद्रा है। तो सबसे पहले यदि बात की जाए तो सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग कौन किया था, तो चीन में हुआ था। कहां हुआ था, चीन में। यदि हमारे देश में बात की जाए तो किसने किया था,
मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या किया कि जितने भी मतलब कि उसके नगर में सोने एवं चांदी के सिक्का थे उसको उसने क्या कर लिया? वापस ले लिया। ठीक है, और बदले में बोला कि तांबे और क्या कांसे के सिक्का चलेगा शहर में। ठीक है, शहर या जो भी बोल सकते हैं उसके नगर में। तो होता क्या है कि भारी मात्रा में तांबे के नकली सिक्का मार्केट में मतलब कि फैल जाते हैं। तांबे के नकली सिक्का क्या होता है? मार्केट में फैल जाता है, और कांसे के नकली सिक्के मार्केट में फैल जाते हैं। तो इस तरीका से क्या होता है फिर बाद में इसको इतना मतलब कि भाव गिर जाता है, बहुत सारा फैल जाता है, तो फिर से क्या बनता है कि इसको तांबे के सिक्का वापस लेना पड़ता है। हालांकि जो शुद्ध तांबे का सिक्का रहता है उसी को वापस लेना पड़ता है, फिर सोने चांदी का सिक्का क्या होता है? जनता को लौटाना पड़ता है। इसलिए ये भी इसका काम क्या हो गया? असफल हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि खुरासान अभियान होता है। इसको मध्य एशिया से लोग मंगोलों में इसको क्या करता था? परेशान करता था। तो इसने सोचा कि अब मध्य एशिया वाले लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमको दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो दबाने के लिए इसने क्या किया? एक सैनिक का संगठन बनाया और 1 वर्ष का एडवांस पेमेंट कर दिया कि आप लोग 1 वर्ष का एडवांस वेतन कर दिया कि आप लोग तैयार रहिएगा, जाना है कहाँ? मध्य एशिया में क्या करने के लिए? युद्ध लड़ने के लिए। तो होता क्या, जब वेतन पेमेंट कर देता है तो उसके बाद क्या होता है? मध्य एशिया का माहौल जो है शांत हो जाता है। तो गया पैसा पानी में। ठीक है, गया पैसा पानी में, जितना सेना को दिया था। ठीक है, 1 वर्ष का वेतन एडवांस। चलिए, ये भी काम क्या हो गया? असफल हो गया। उसके बाद कराची अभियान। कराची अभियान ज्यादा हिमाचल प्रदेश में, और यह जाना चाहता था चीन में। कहा जाना चाहता था? चीन में। तो वहां पर कुमाऊं के पहाड़ियों में वहां के लोकल जो जनजाति था उसने क्या किया? पहाड़ में से जब इसके सेना को छिप कर वार करना शुरू कर दिया तो भी लौट कर चले। तो इसलिए इसका जो 5 कार्य जो है क्या हो गया? असफल हो गया। इसलिए इसको एक मूर्ख शासक, एक असफल शासक के रूप में जाना जाता है इतिहास में। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये 5 अभियान असफल हो गया, इसलिए इसे कुछ लोग पागल, रक्त पिचास, स्वप्नशील कहकर इतिहास में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। कृषि के विकास के लिए देखिए, ये भी यहाँ पे बहुत बढ़िया सोचा था, लेकिन होता उसका क्या है? कहा जाता है कि सोना छूते क्या होता है? मट्टी होता है। कोई व्यक्ति मिट्टी छूता है तो क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। तो सोना छूते इसके क्या हो जाता था? मिट्टी हो जाता था। आइए जरा समझे। उसने क्या किया कि कृषि के विकास के लिए मतलब कि लोगों को अपने तरफ से, सरकार की तरफ से, अपने तरफ से बैल दिया, हल दिया। ठीक है, कि आप लोग क्या कीजिए? कृषि कीजिए, और उससे जो उपज होगा वो हम टैक्स के रूप में क्या करेंगे? लेंगे। लेकिन हुआ क्या? एक विभाग, एक मतलब कि विभाग बनाया। उस विभाग का नाम रखा अमीर ए कोही। क्या नाम रखा? अमीर ए कोही। और उसमें जो अधिकारी थे उस पोस्ट का नाम रखा दीवान ए कोही। तो होता क्या, इसका यहाँ पर भी इसको अपोजिट हो जाता है। इसको जो अधिकारी थे मतलब कि वैसे क्षेत्र को चुन लिए जहां पर उपज ही नहीं होता था। वैसे क्षेत्र को चुन लिए जहां पर उपज नहीं होता था। तो नहीं होने के कारण अब उपज ही नहीं होगा तो मतलब कि बैल ले लिया किसान लोग, हल ले लिया, और उपज हो नहीं रहा तो टैक्स कहां से देगा? ठीक है, और उसके बाद जो पैसा दिया था विभाग में वो क्या किया? अपने में सब बांट लिया उसके आगे। इस तरीका से ये भी इसका सपना क्या हो गया? अधूरा रह गया। ठीक है, सोचता था मॉडर्न युग के बारे में, लेकिन हो नहीं पाता था। अब आगे अब आता है मोरक्को यात्री इब्न बतूता। यहां से क्वेश्चन आता है आपका। मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 से 47 में रहता है भारत में, और इसी के समय भारत आया था। तो एक क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है बहुत बार कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? बता सकते हैं एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। चलिए, इसने आया और इसके मतलब कि कार से वो पर्सन होता है और एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम रखता है क्या? रेहला। क्या नाम रखता है? रेहला। भारत आया, उसका यात्रा विवरण अपना पूरा रेहला पुस्तक में लिखता है। इससे वह खुश होकर मोरक्को यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। और फिर बाद में और खुश होकर 1342 ईस्वी में उसे क्या कर दिया? दूत के रूप में भेजा। कहां पर? चीन में भेज दिया गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं दक्षिण भारत में विजयनगर एवं बहमनी राज। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों कि जब वह दक्षिण भारत के वापस आया था लौटकर अभियान से, इसके पिताजी भेजे थे दक्षिण भारत के
वहां से जब लौट के आया था तो वहां पे दो मतलब कि साम्राज्य उत्पन्न हो गया सामने, दो, विजयनगर एवं बहमनी। ठीक है, दो राज्यों की क्या हो गया, स्थापना हो गई। विजयनगर ये हिंदू का था और ये मुसलमान का था, तो दो नगर चलिए। उसके बाद और आगे आते हैं तो 1351 ईस्वी में सिंध के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के क्रम में ठट्टा नामक जगह पर इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके मरने पे क्या लिखता है, एक राइटर है बदायूं, बदायूं क्या लिखते हैं, अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों से क्या हो गई, मुक्ति मिल गई। ऐसा बात बोला कौन, कौन बोला, बदायूं ने बोला। तो इसके मरने के बाद अब इसका चचेरा भाई गद्दी पर बैठता है फिरोज शाह तुगलक। कौन बैठता है, फिरोज शाह तुगलक। ये आता है 1351 से 1388। हालांकि इसको राजा बनने में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन लोगों को कहने पर यह राजा बना फिरोज शाह तुगलक। राजा ही नहीं बना, मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे काम भी किया राजा बनकर। आइए देखते हैं क्या अच्छा अच्छा काम किया, और इसको लोक कल्याण के रूप में भी जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक को। 1351 में उसका पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ, ठट्टा में हुआ, क्योंकि इसका चचेरा भाई की मृत्यु कहाँ हुआ था, ठट्टा में हुआ था। तो पहले वहीं उसका राज्याभिषेक किया गया। फिर उसके बाद क्या होता है, दिल्ली में फिर से उसका क्या करता है, राज्याभिषेक करता है, और वह एमबीटी का क्या है, चचेरा भाई था। आगे आते हैं, उसने हिंदू को जिम्मी कहा, हिंदू को क्या कहा, जिम्मी कहा, और ब्राह्मणों को जजिया कर लगाया। ठीक है, ब्राह्मणों के ऊपर कौन कर लगाया, जजिया कर लगाया। चलिए, तो जजिया कर लगाने वाले प्रथम शासक कौन था, कौन था, फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर को हटाया कौन फिर बाद में, अकबर। कौन हटाया, अकबर। इसको अकबर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे आते हैं। फिरोज शाह को निर्माण एवं लोक कल्याण कार्य के लिए सल्तनत काल या मध्यकाल का कल्याणकारी शासक माना जाता है। लोक कल्याण के लिए इसे जाना जाता है। अब आगे आते हैं, कौन कौन सा निर्माण कार्य किए, देखिए निर्माण एवं कल्याण कार्य कौन कौन किए। उसने टोटल 24 करोड़ को समाप्त कर 4 नए कर लगाया। टोटल 24 करोड़ को मतलब कि 24 टैक्स को लगाकर टोटल कितने कर लगाया, बोला कि केवल 4 कर क्या होंगे, रहेंगे। आइए कौन कौन, खम्स कर, कौन कर, खम्स कर। अब एक खम्स टैक्स कैसा होता है, थोड़ा सा नाम अजीब है। ठीक है, खम्स टैक्स। तो खम्स टैक्स कैसा होता है, तो युद्ध में जो लूटा हुआ हिस्सा रहेगा, ठीक है, युद्ध में जो लूटा हुआ धन रहेगा, अब वह कुछ मतलब कि आधा जो है 1/5 राजा को दे देना है, और बाकी क्या करना है, रख लेना है। ये होता है खम्स कर। उसके बाद खराज, खराज मतलब कि लगान, जो भूमि से उत्पन्न होगा उसे लगान के रूप में टैक्स वसूला जाएगा। फिर उसके बाद जजिया कर लगा दिया, किसके लिए, हिंदुओं के लिए, जजिया कर हिंदू के लिए, हिंदू के लिए, जकात कर मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के लिए। उसके बाद दीवान बंदगान एक विभाग बनाया, वो किसके लिए बनाया, तो दासों के लिए बनाया। किसके लिए बनाया, दास के लिए, दास के रख रखाव के लिए, दास के रख रखाव के लिए। कहा जाता है कि सर्वाधिक दास इसी के समय रहता था, 1,80,000 सर्वाधिक दास किसके समय में रहा, तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक के समय। अब आगे आते हैं, इसके बाद इसने क्या किया लोक कल्याण के लिए, कि दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, इसमें एक विभाग बनाया दीवान ए खैरात। इसमें आर्थिक सहायता किया, क्या किया, आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता का मतलब जो विधवा है, ठीक है, अपाहिज है, उसको मतलब मदद किया दान देकर। उसके बाद दास ए सफा मतलब कि खैराती अस्पताल बनाया, मतलब कि मुफ्त क्या अस्पताल, मुफ्त चिकित्सा। चलिए और आगे आते हैं, उसके बाद लोक निर्माण एक विभाग बनवाया। चलिए उसके बाद और आगे आते हैं, नगर उसने लगभग नगर 300 नगर को बसाया। कितना नगर, 300 नगर, जिसमें प्रमुख हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद इसमें से क्या है, प्रमुख है। तीनों 300 को याद करना पॉसिबल है नहीं है। चलिए इसके बाद आते हैं, उसने 5 बड़े बड़े नहर बनवाए और तालाब और कुएं भी बनवाए। तो जो नहर बनवाए उससे सिंचाई के लिए, जो किसान सिंचाई करेंगे उससे, तो उसके लिए उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो एक टैक्स लगाया हफ्का ए सर्स नामक सिंचाई कर लगाया, जिसमें 1/10 क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये तो देना ही पड़ेगा, खराज टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद
यदि आप नहर से सिंचाई करते हैं तो आपको क्या कर देना पड़ेगा, हक्का ए सर्स नामक सिंचाई कर लगाया 1/10 से। उसके बाद 1200 नए फलों का क्या लगवाया, बाग लगाया। उसके बाद अनुवाद विभाग की क्या किया, स्थापना किया। मतलब कि जितने सारे जो बुक थे, किताब थे, जो मतलब हम लोग का ग्रंथ था हिंदुओं का, उसने फारसी में और उर्दू में अनुवाद करवाया और उसको समझा। ठीक है, कौन कौन एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। चलिए, तो ये था आपका फिरोज शाह तुगलक से जुड़े हुए कुछ बातें। फिर उसके बाद और आगे आते हैं फिरोज शाह के बारे में। इसके समय मुख्य वास्तुकार कौन था, मलिक गाजी सहना। मलिक गाजी सहना, इसने क्या किया, मलिक गाजी सहना के ही कारण ये सभी इसके लोक कल्याण का पूरा हो सका। चलिए, उसके बाद और आगे आते हैं नेक्स्ट। उसने सिक्कों पर क्या किया, अपने खलीफा का क्या किया, नाम लिखवाया। इससे क्या होता है कि खलीफा खुश होगा और उलेवा वर्ग के लोग इससे क्या होंगे, खुश होंगे। उसने अगला कार्य क्या किया कि मेरठ एवं टोपरा के जो अशोक स्तंभ था उसको कहां लाया, दिल्ली लाया। मेरठ एवं टोपरा के अशोक स्तंभ को कहां लाया, उठाकर दिल्ली लाया। और लास्ट में उसने एक पुस्तक भी लिखा जिस पुस्तक का नाम है फतुवत ए फिरोज शाह। इसमें अपने आत्मकथा के बारे में लिखा है। तो ये फिरोज शाह तुगलक जो ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपनी पुस्तक में अपनी आत्मकथा लिखे हैं, उसका नाम क्या है पुस्तक का, फतुवत ए फिरोज शाह। उसके बाद एक बरनी है, उनके मतलब कि इतिहासकार थे, वो तारीख ए फिरोज शाही फतवा ए जहांदारी, ये दो पुस्तक के राइटर कौन हुए, बरनी हुए। इसके बाद जो शासक आते हैं उससे प्रश्न नहीं आते हैं, जो छोटे बड़े शासक आए, लेकिन सबसे लास्ट में जो आता है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ये आता है 1394 से 1412 तक। किसी मतलब कि हाल में सिमट कर ले गया था, क्योंकि होता क्या है कि 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है और इस तैमूर लंग भारी मात्रा में दिल्ली से मतलब कि धन लूटकर ले जाता है और इस तरीके से इसका शासन इतना कमजोर हो जाता है कि मतलब कि दिल्ली से लेकर पालम तक सिमट कर रह जाता है। तो ये था आपका तुगलक वंश। उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल के प्रशासन, उसके बाद सल्तनत काल के साहित्य। चलिए, आज के लिए इसमें इतना ही रुकते हैं।